And welcome back to SK1Kiss and we are back again with another topic of mine and आज हम लोग जो बात करेंगे that is about कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कितनी मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। नाउ फिजिक्स में ऑब्वियसली मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मतलब अगर आप मैथ्स आपको नहीं आती सही तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे एट अ डीप लेवल। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो हम सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। यू कैन गो एंड वॉच वीडियोस ऑफ अबाउट फिजिक्स, अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स 10-10 मिनट में लोग एक्सप्लेन करते हैं। बट एक्चुअली अगर आपको फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को पढ़ना है, तो मैथमेटिकल एक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जो फिजिक्स की, अब आई एम नॉट सेइंग कि फिजिक्स इज एग्जैक्टली मैथमेटिक्स, रादर फिजिक्स इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट, क्योंकि इसकी जो डीपेस्ट कनेक्शन है वो फिलोसफी से है। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली स्टेट करना हो, सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिलोसफी itself, rather it is a combination of philosophy with mathematics. So physics is nothing but philosophy with mathematics. तब यहाँ पे इसके थियोरेटिकल पार्ट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, लेकिन इसके थियोरेटिकल पार्ट को भी ऑफन अंडरस्टैंड करने के लिए एट अ डीप लेवल आपको मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि लेट्स से द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी अगर आप पढ़ रहे हो, सो इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। लेकिन हो सकता है फ्रॉम वेर यूर स्टडिंग कि पहले इंट्रोपी की आपको एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया जाए, फिर उसकी फिजिकल मीनिंग एक्सप्लेन किया जाए। एंड इट इज समथिंग लाइक दिस की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ थर्मोडायनेमिक गैस। तो यहाँ पे इसे टेम्परेचर से रिलेट किया जाता है। बाद में इसे बताया जाता है कि ये टेम्परेचर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से टेम्परेचर अराइजेस ड्यू टू नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। तो क्लियरली मैथमेटिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके फिलोसफिकल एस्पेक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आपको कितनी मैथ्स ज़रूरी होती है किसी भी फिजिक्स के टॉपिक को समझने के लिए, कितनी मैथ्स ज़रूरी होती है फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए या फिर एक एडवांस्ड लेवल पे स्टडी करने के लिए। फिजिक्स को अगर आपको बेसिकली स्टार्ट करना है एक बिगिनर्स लेवल पे, तो उसमें जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, वो आपको बेसिक कैलकुलस आनी चाहिए। यहाँ पे बेसिक कैलकुलस बाय दिस आई मीन जस्ट सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। इफ यू आर रियली डन विद सिंगल वेरिएबल कैलकुलस देन यू आर गुड। आपको बेसिक जस्ट इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। अब उसके अलावा अगर आप देखो तो दिस इज बेसिकली जस्ट बेसिक फिजिक्स। मतलब एक 11th या फिर 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट जो कि फिजिक्स सीखता है, बट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स इज ऑल्सो जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इनटू द एक्चुअल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। ये आपको बस एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, ये आपको बस बेसिकली बता रहा है, एक आउटलाइन दे रहा है। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स इज जस्ट लाइक एन आउटलाइन आपको एक दे रहा है इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। सो इट इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग यू एंड नॉट कम्प्लीटली। अगर आपको एक्चुअल में फिजिक्स समझना है, यू हैव टू गो इन डेप्थ, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हो जो कि 11th एंड 12th में आपको नहीं पढ़ाई जाती है, या फिर जो भी आपको 11th एंड 12th में पढ़ाई जाती है उसी चीज़ को एक और डीपर एंड एक ब्रॉडर लेवल पे एक्सप्लेन किया जाता है एज यू गो इनटू अंडर ग्रेजुएट डिग्री, या फिर आप ग्रेजुएट डिग्री करते हो, या फिर फिजिक्स में जब आप एक PhD करते हो। देन इन दिस पर्टिकुलर थिंग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स के लिए आपको बेसिक कैलकुलस आनी चाहिए। अलजेब्रा ऑब्वियसली सबको, एवरी हाई स्कूल पास आउट को अलजेब्रा तो आता ही है। तो अलजेब्रा आई एम टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड कि सबको अलजेब्रा आता है। एंड ट्रिगोनोमेट्री आपको आनी चाहिए विच इज़ अगेन जस्ट बेसिक 10th स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें। तो 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स आपकी क्लियर है, सो आई एम कंसिडरिंग दैट। उसके अलावा जस्ट बेसिक कैलकुलस। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली गो डीप इनटू द फील्ड ऑफ फिजिक्स, तो लेट्स से कमिंग एट एन अंडर ग्रेजुएट लेवल, अब यहाँ पे फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो टू नेम बेसिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जैसे कुछ दिन पहले मैंने उस पर वीडियो भी बताया था व्हाट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास न्यूटनियन, लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स होती है। न्यूटनियन मैकेनिक्स को कवर किया जाते हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में। उसके बाद उसके अलावा लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन को एक बेसिक इंट्रोडक्शन अंडर ग्रेजुएट में दिए जाते हैं, एंड इसको एक्चुअल में एक्सप्लोर किया जाते हैं आपके ग्रेजुएट, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में। उसके अलावा आपके पास फिजिक्स में लेट्स कंसिडर कि वेव्स को भी क्लासिकल मैकेनिक्स में कंसिडर कर रहे हैं। यू हैव थर्मल फिजिक्स जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है। उसके अलावा यू हैव बेसिकली रिलेटिविटी पार्ट, जो कि बेसिक एंड इनफैक्ट रिलेटिविटी पार्ट से पहले यू हैव द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अबाउट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना।
उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही आप ये कंसिडर कर सकते हो आपके पास ऑप्टिक्स है। देन यू हैव रिलेटिविटी पार्ट विच इज स्पेशल एंड जनरल, एंड यू हैव क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट, क्वांटम मैकेनिक्स एंड देन क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स बेसिकली जो आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स है वो न्यूटनियन मैकेनिक्स को कवर करती है। उसी में इनफैक्ट बहुत डीप, जहाँ अगर आपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स अच्छे से कवर की है, इट मीन्स यू आर डूइंग वेल विथ न्यूटनियन मैकेनिक्स। न्यूटनियन मैकेनिक्स में उतना कुछ नहीं है जो कि आपकी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री में कवर कराया जाएगा, इनफैक्ट एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे। लेकिन अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अगर आप बेसिकली एक एडवांस्ड कोर्स देखते हो तो उसमें न्यूटनियन मैकेनिक्स में और बहुत से इंपॉर्टेंट एंड बहुत से इंटरेस्टिंग से एप्लीकेशंस आप देखोगे जो कि आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में नहीं देख सकते हो। लेकिन इसके लिए अगेन अगर आपकी बेसिक कैलकुलस, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए अगर आपकी बेसिक कैलकुलस क्लियर है, इसमें एक एडवांस लेवल पे कहें तो एक आपकी सिंगल वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, उसके साथ अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने आते हैं, व्हेन यू विल गो विद थिंग्स लाइक वेव्स एंड ऑसिलेशंस, तो इस पर्टिकुलर केस में डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफन कम इन हैंडी एंड ऑफन कम इन यूज। तो इस केस में आपके सिंगल वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं देन इन दिस पर्टिकुलर केस ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। रिगार्डिंग लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, अब यहाँ पे थोड़ी और एडवांस्ड स्टडी आपकी डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी। तो सिंगल वेरिएबल मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आपकी डेफिनेटली स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ऑर्डिनरी एंड पार्शियल दोनों काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। एंड उसके साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी की जाती है, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने पढ़ा है so that will really help you. In fact, I find कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो फंक्शंस हैं उनके साथ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं एंड उनकी जो सीरीज होती है कॉम्प्लेक्स सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली आना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको मेट्रिसेस, इनफैक्ट आई वांट से अगर आपको मेट्रिसेस एंड वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा, इन सारी चीज़ों की एक अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। So here in Lagrangian and Hamiltonian you have calculus both single and multivariable, differential equations, matrices and vector spaces, and let's say vector calculus, क्योंकि I am assuming कि आपको vector algebra आता ही होगा while learning Newtonian mechanics of course, you have vector calculus and ऐसे the other one more topic I named, so वो आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी Lagrangian and Hamiltonian mechanics में डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटनियन मैकेनिक्स के इनफैक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के जस्ट बाद आपकी आती है थर्मल फिजिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपके ये सारे टॉपिक्स इनफैक्ट क्लियर हैं तो उतनी ज़्यादा आपको कुछ और एडिशनल टॉपिक्स की इनफैक्ट स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन सीखने के लिए जो आपने मैथमेटिकल टॉपिक्स पढ़े दैट रियली इंट्रोड्यूसेस यू टू मेनी ब्रॉड मैथमेटिकल टॉपिक्स। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन इसमें कुछ और एडिशनल टॉपिक्स की आपको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी एंड यू आर गुड टू गो विद बोथ पार्ट्स ऑफ थर्मल फिजिक्स, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थिंग्स के साथ डील करती है, एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। लेकिन मोर मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की एक अच्छी नॉलेज है एंड इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी की एक अच्छी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की एक इनफैक्ट नॉट इवन अच्छी, अगर आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग है सो दैट विल go well with your basically with your study of both parts of thermal physics. उसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि आप एक क्लासिकल लेवल पे 11th एंड इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होगी। देन यू कम विद ऑप्टिक्स एंड यहीं से डिराइव होती है स्पेशल रिलेटिविटी। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इनफैक्ट आपको कोई ऐसे नई काइंड के टॉपिक अगेन नहीं पढ़ना पड़ेगा, यू वोंट हैव टू स्टडी एनी सच न्यू काइंड ऑफ टॉपिक। आपको कैलकुलस आना चाहिए, डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल सॉल्व करनी आनी चाहिए, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेसेस। यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस जो कि मैंने प्रीवियसली टॉपिक बताया था इसकी एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वेक्टर कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपको बेसिकली डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल, ये जो तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं वेक्टर कैलकुलस के, इन ऑपरेशंस बेसिकली इन काइंड के ऑपरेशंस को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए।
तो इफ़ यू आर रियली एबल टू प्रॉपरली हैंडल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल, तब आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अच्छे लेवल पे पढ़ सकते हो। तो हियर यू हैव कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस, जहाँ पे डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल की ऑपरेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड यू हैव मैट्रिसेस इन वेक्टर स्पेसेस, एंड यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक अच्छी नॉलेज हेल्प करती है। उसके अलावा इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एज वेल, बोथ ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। देन यू मूव ऑन टू ऑप्टिक्स। यहाँ पे भी अगेन कोई नई मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कुछ सीरीज जैसे फोरियर सीरीज एंड ऐसी काइंड की जो सीरीज होती हैं, अगर इनकी एक अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पे ये बेसिकली ऑप्टिक्स में आपको बहुत ही हेल्प करेगी व्हेन यू विल स्टडी थिंग्स लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। वेब ऑप्टिक्स में लर्निंग अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ सीरीजेस इन मैथमेटिक्स ऑफन हेल्प्स यू। तो आप पावर सीरीज के बारे में जानना चाहोगे एंड फोरियर सीरीज इन स्पेसिफिक एज आई मेंशन्ड ओवर हियर। देन यू गेट टू स्पेशल रिलेटिविटी। Now here the best part is कि स्पेशल रिलेटिविटी की एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो रिलेटिवली सिंपल है। यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल के कैलकुलस की ज़रूरत नहीं है। दो स्टडिंग रिलेटिविटी एट एन एडवांस लेवल, स्पेशल रिलेटिविटी बाय दैट आई मीन, उसके लिए भी अगर आपको मेट्रिसेस आने चाहिए एंड यहाँ पे इसे एक एडवांस लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए अलजेब्रा, ऑब्वियसली आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि एवरीबॉडी इज वेल एक्वेंटेड विद अलजेब्रा। तो यहाँ पे मेट्रिसेस की एक नॉलेज एंड जो फोर वेक्टर्स, तो ये सारे काइंड के वेक्टर्स की नॉलेज आपको आनी चाहिए एंड देन यू आर गुड टू गो विद स्पेशल रिलेटिविटी। यहाँ पे कोई स्पेशल नई काइंड की मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं होती एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट डीलिंग विद बेसिक अलजेब्रा। देन कम्स द जनरल रिलेटिविटी पार्ट। अब यहाँ पे जनरल रिलेटिविटी को एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने के लिए टेंसर्स आपको बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड टेंसर्स रियली प्रॉपरली। तो यहाँ पे टेंसर की एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिस पार्ट में आइंस्टाइन खुद स्ट्रगल कर रहे थे। नाउ हियर लेट मी टेल यू कि जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी डिस्कवर किया था 1905 में, देन आफ्टर दैट, आफ्टर 1905 when he looked at the problem कि उनकी स्पेशल रिलेटिविटी न्यूटनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, उनकी ग्रेविटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, then what he thought was that he will now discover a new theory जो कि न्यूटनियन ग्रेविटी के साथ कंसिस्टेंट होगी। So he tried to modify the theories, modified the two theories and unify them into each other। उनकी एक philosophical understanding, what I'll say, and by this philosophical understanding I don't completely mean that kind of understanding जो कि एक philosopher की होती है, but when I am referring to philosophy in this video, by that I mean a theoretical understanding of that physics part। So basically whenever I say philosophy I mean the theoretical part of the whatever physics you are doing। तो उनकी एक फिलोसॉफिकल अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी बाई हिज वेरियस थॉट एक्सपेरिमेंट्स, स्पेशली हिज फॉलिंग मैन थॉट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे उन्होंने सोचा था वेर ही वॉज वंस लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड ही सा कि एक रैंडम पर्सन हैंग करके वो बिल्डिंग की जो विंडो है वो क्लीन कर रहा था। देन ही थॉट दैट व्हाट विल हैपन इफ दैट पर्सन सडनली फॉल्स, तो ऑब्वियसली ही विल डाई, दैट इज व्हाट नॉर्मली अ पर्सन वुड थिंक। लेकिन व्हाट आइंस्टाइन थॉट कि वो अपना वेट फील नहीं करेगा। तो उन्हें एक अच्छी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी। ही वाज काइंड ऑफ गेटिंग इट कि ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन आर द सेम थिंग, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी। लेकिन इसी चीज को मैथमेटिकली, इसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में इनकॉर्पोरेट करना वाज रियली डिफिकल्ट। आइंस्टाइन ने सोचा कि देयर इजंट दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स जो कि उन्होंने एटलीस्ट सीखा है अभी तक उनके फिजिक्स की स्टडीज में या फिर मैथमेटिक्स की स्टडीज में, जो कि उनकी ग्रेविटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो ही टुक हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड टू आस्क क्या ऐसे काइंड की कोई मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती भी है, एंड देन हिज फ्रेंड टोल्ड दैट या इट एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन हिज फ्रेंड वाज अ मैथमेटिशियन, ही हैड टू रिसर्च क्विट वेल। तब उन्हें पता चला ऐसी मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती है विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। Then Einstein basically tried to learn the differential geometry himself and then he developed his general theory of relativity की mathematical part। So यहाँ पे clearly हम लोग देख सकते हैं कि general relativity के सीखने के लिए आपको काफ़ी advanced mathematics, इस सब basically section में आपको advanced mathematics सीखना पड़ेगा। So in this particular thing differential geometry is what you have to actually learn। आपको differential geometry सीखना पड़ेगा and then only you will be able to properly understand
जनरल रिलेटिविटी। अब उसके साथ आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी। एंड दीज आर टू थियरीज दैट नॉट इवन आई एम दैट वेल एक्वेंटेड विद, एंड इनफैक्ट मैंने अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीटली नहीं सीखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन से दैट आई हैव barely scratched the surface of quantum mechanics right now. So I cannot speak that much about quantum mechanics, let alone quantum field theory, जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ भी नॉलेज नहीं है एक्सेप्ट ऑन अ थियोरेटिकल लेवल। एक्चुअल में इसकी मैथमेटिकल लेवल पे या फिर इसके प्रूफ्स मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। सो आई एम सेइंग एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट क्वांटम फील्ड थ्योरी। रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्वांटम ऑपरेटर्स। तो अगर आप क्वांटम ऑपरेटर्स कि बेसिकली इस मैथमेटिकल टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हो, सो इट इज़ बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू विद क्वांटम मैकेनिक्स। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको होगी वो ऑब्वियसली एक प्रोबेबिलिटी की एक बहुत अच्छी नॉलेज, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में यू नो कि यू नेवर एग्जैक्टली कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजिशन या फिर वेलोसिटी या फिर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। इनफैक्ट जब आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो वो पार्टिकल की फॉर्म में मे बी एग्जिस्ट भी नहीं करता है, रादर इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। ऐसा भी कहना कंप्लीटली राइट नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जब आप उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो सो इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ अ वेव स्प्रेड आउट। अब ये एक इन द फॉर्म ऑफ अ वेव स्प्रेड आउट है। यहाँ से आपको पता चलता है कि जब आप उसे ऑब्जर्व भी कर रहे हो, जिसका मतलब आप एग्जैक्टली उसकी पोजिशन या फिर वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज मेजर करते हो या फिर अनसर्टेनिटीज मेजर करते हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड एज पर माई नॉलेज क्वांटम ऑपरेटर्स की आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो विद दीज बेसिक मैथमेटिकल टॉपिक्स अगर आपने प्रॉपरली सीखा, सो यू शुड बी एबल टू डू ऑल दीज टॉपिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए मे बी यू माइट लर्न नीड टू लर्न लिटिल मोर मैथमेटिक्स, और मे बी क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए तो डेफिनेटली और हायर लेवल की भी मैथमेटिक्स आपको mathematical skills needed होंगी। That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.